हेलो स्टूडेंट्स, आज जीएसटी की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंपोजिशन स्कीम। लास्ट लेक्चर में हमने रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डिस्कस किया था और वहीं से पूरा रजिस्ट्रेशन का जो टॉपिक था वो पूरा कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, कंपोजिशन स्कीम और कंपोजिशन लेवी अंडर जीएसटी। The composition levy is an alternative method of a levy of tax designed for a small taxpayer whose turnover is up to prescribed limit. The objective of composition scheme is to bring simplicity and to reduce the compliance cost for the small taxpayer. कंपोजिशन स्कीम क्या है? एक अल्टरनेटिव मेथड है टैक्स लेवी करने का, जो किसके लिए डिजाइन किया गया है? स्मॉल टैक्स पेयर। और स्मॉल टैक्स पेयर कौन होंगे? जिनका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है। ऐसे डीलर जिनका प्रिस्क्राइब लिमिट से टर्नओवर कम है, उनके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड है कि वो इस मेथड के थ्रू टैक्स पे कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कंपोजिशन स्कीम का? ये सिंप्लिसिटी टू रिड्यूस द कॉम्प्लायंस कॉस्ट फॉर द टैक्स पेयर के लिए एक सिंपल टैक्स प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं जो कंपोजिशन स्कीम के डीलर हैं। और जो कंप्लायंस कॉस्ट है, जो जीएसटी के प्रोविजंस हैं जिनको फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है डीलर को, वो नहीं पे करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जितने भी जीएसटी के डीलर हैं उनको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। उन्हें अपने सेल की डिटेल अलग से रखनी पड़ती, परचेज की डिटेल अलग से रखनी पड़ती है, उस पर जो जीएसटी पे किया उसकी डिटेल अलग से रखनी पड़ती है। तो और नॉर्मल डीलर को रिटर्न भी मंथली फाइल करना होता है। तो कंपोजिशन डीलर को इस तरह के जो प्रोविजंस हैं इनसे कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। वो आसान तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हैं और बहुत सारे पेपर वर्क करने से बच जाते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट भी बचती है। तो कंपोजिशन लेवी एक अल्टरनेटिव मेथड है। अल्टरनेटिव मेथड का मतलब है, ये मेथड क्या है? ऑप्शनल है। कोई भी टैक्स पेयर इस मेथड को ऑप्ट कर सकता है। वो ऑप्ट कर सकता है मीन्स वो पर्सन इस स्कीम के तहत रह सकता है, अदरवाइज नहीं रह सकता है। ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। मीन्स ऑप्शन वो चूज भी कर सकता है कंपोजिशन स्कीम में रहने के लिए और नहीं भी रह सकता है। प्राइमरली द कंपोजिशन स्कीम इज अवेलेबल टू द सप्लायर ऑफ गुड्स and restaurant services, but composition suppliers are permitted to supply services up to a specified marginal in the year of opting for composition scheme. शुरुआत में प्राइमरीली कंपोजिशन स्कीम किसके लिए अवेलेबल थी? केवल सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए अवेलेबल थी, या फिर सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। वो पर्सन जो गुड्स की सप्लाई करते हैं वो लोग कंपोजिशन स्कीम में कंपोजिशन स्कीम का फायदा ले सकते थे, या फिर वो पर्सन जो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कंपोजिशन स्कीम का फायदा ले सकते थे। अब रेस्टोरेंट सर्विसेज में केटरिंग सर्विसेज भी इंक्लूड हैं। मीन्स अदर सर्विसेज, अदर कोई सर्विसेज हैं रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़ करके, तो अगर कोई पर्सन अदर कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो वो कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। तो कंपोजिशन स्कीम की शुरुआत में कंपोजिशन स्कीम किसके लिए थी? केवल गुड्स के डीलर के लिए और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ही कंपोजिशन स्कीम थी। बात करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम कोई पर्सन क्यों ले, क्यों इस ऑप्शन को चूज करे कि वो कंपोजिशन डीलर की तरह टैक्स पे करेगा? द पर्सन रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। कुछ एडवांटेज हैं, वो क्या है? लेसर कंप्लायंस इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड with respect to outward supplies to registered and registered persons separately, maintenance of books with a specific requirement as in case of normal taxpayer। जैसा कि नॉर्मल टैक्स पेयर को जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज है, वो आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को कितनी आउटवर्ड सप्लाई की गई हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितनी आउटवर्ड सप्लाई की गई हैं, उनका सबका बाइफर्केशन करके रखना पड़ता है।
रिटर्न भी उन्हें मंथली फाइल करना पड़ता है। तो रिटर्न में उन्हें हर एक तरह की सप्लाईज का ब्यौरा उन्हें देना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई पर्सन है जो गुड्स की सप्लाई करता है, वो 4 रेट के गुड्स की सप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल वो एक गुड्स है जिस पे रेट 5% का रेट एप्लीकेबल है, वो गुड्स सप्लाई करता है। एक गुड्स है जिस पे 12% का रेट एप्लीकेबल है, वो गुड्स सप्लाई करता है। एक गुड्स है जिस पे 28% का रेट गुड्स एप्लीकेबल है, वो गुड्स भी वो सप्लाई करता है। साथ में वो नील रेटेड गुड्स भी सप्लाई करता है। तो इस केस में उस पर्सन को अलग अलग रेट के सप्लाई किए गए गुड्स की अलग अलग से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि 5% का गुड्स कितना सप्लाई किया है, 12% का गुड्स कितना सप्लाई किया है, 28% का गुड्स कितना सप्लाई किया है और नील रेटेड गुड्स कितना सप्लाई किया है। जबकि जो कंपोजिशन डीलर है उसे इस तरह के बाइफरकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा है द टैक्स लाइबिलिटी इज लो as there is a flat rate of a taxation irrespective of the tax on the product or services which are being supplied। जो कंपोजिशन स्कीम का डीलर है वो क्या करेगा, फ्लैट रेट से जीएसटी पे करेगा। फ्लैट रेट से जीएसटी पे करेगा। टोटल सप्लाईज जो उसने की है उस पर फ्लैट रेट से टैक्स जीएसटी पे करेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि उस प्रोडक्ट पे जिस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है उस पे जीएसटी रेट एप्लीकेबल क्या है। फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए 5% के रेट के गुड्स को सप्लाई किया किसी डीलर ने 2 लाख का, 12% का गुड्स उसने सप्लाई किया 3 लाख का और 28% के गुड्स का सप्लाई किया उसने 1 लाख का और नील रेटेड गुड्स भी उसने सप्लाई किए मान लीजिए 2 लाख के। तो टोटल गुड्स कितने सप्लाई किया उसने, टोटल 3 2 5 1 6 8 लाख का टोटल गुड्स की सप्लाई की। नॉर्मल डीलर के लिए क्या है, जिस जो 5% के रेट का गुड्स था उस पे 5% का रेट ऑफ जीएसटी वो लगाएगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा अपने कस्टमर से। जो 12% के रेट का गुड्स उसने सप्लाई किया है उस पे वो 12% के रेट से जीएसटी कलेक्ट करेगा अपने कस्टमर से। और सेम इसी तरह 28% का गुड्स जो सप्लाई किया है उस पर 28% के रेट से जीएसटी कलेक्ट करेगा अपने कस्टमर से। और ये सारा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ करते हुए जो भी लाइबिलिटी होगी उसको डिपार्टमेंट में जमा करेगा। अब जो भी टैक्स जमा करेगा उसमें भी उसे बाइफरकेशन करना होगा कि 5% का कितना टैक्स है, 12% का कितना है, 28% का कितना है। ये बाइफरकेशन भी करना पड़ेगा। जबकि जो कंपोजिशन डीलर है उसे ऐसे बाइफरकेशन की जरूरत नहीं है। वो एक फ्लैट रेट से जीएसटी पे करेगा। मान लीजिए इस फ्लैट रेट पे उसे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी 1% की है केवल, तो वो पर्सन केवल 8 लाख की अमाउंट पे 1% यानी 8,000 रुपये टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो वो डीलर पे करेगा ये टैक्स। तो किसी प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल रेट क्या है किसी गुड्स पे, वो रेट मैटर नहीं करता। अगर कोई कंपोजिशन डीलर उस गुड्स को सप्लाई करता है तो वो जो प्रेस्क्राइब रेट है कंपोजिशन डीलर के लिए उस रेट से वो फ्लैट रेट से टैक्स पे करेगा। इसी के साथ में अनदर बेनिफिट फॉर द कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हु डज नॉट हैव मेंटेन रेट वाइज ब्रेकअप फॉर हिज सेल। इसी तरह उसे रेट वाइज ब्रेकअप, सेल का जो ब्रेकअप हमने करके दिखाया है, टोटल सेल 8 लाख की है जिसका ब्रेकअप है 5%, 12%, 28% नील रेटेड। इस तरह का ब्रेकअप भी उसे करने की जरूरत नहीं है। मीन्स उसे जो है किसी भी तरह का बहुत ज्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। ये सारे एडवांटेज कंपोजिशन स्कीम डीलर को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि कंपोजिशन डीलर के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है जिसके आधार पर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकता है, कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट्स अवेल कर सकता है, वो टर्नओवर क्या है। सेक्शन 10(1) में बताया गया है कि स्मॉल टैक्स पेयर विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹1.5 करोड़ शैल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। छोटे जितने भी करदाता हैं जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 1.5 करोड़ था, वो कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल है करंट ईयर में। मीन्स अगर किसी डीलर का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो कंपोजिशन स्कीम में
ऑप्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है पिछले गत वर्ष में, तो वो कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकता है। अब ये स्मॉल टैक्स पेयर की जो बात कही गई है, कि कौन से स्मॉल टैक्स पेयर की बात कही गई है? ये स्मॉल टैक्स पेयर क्या है? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज। वो टैक्स पेयर जो गुड्स की सप्लाई करते हैं या रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई करते हैं। वो सर्विसेज क्या है? हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़ शैल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। मींस सप्लायर ऑफ गुड्स या सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज जिसका टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ तक था, वो कंपोजिशन स्कीम का फायदा इस साल ले सकता है। इसमें कुछ कंडीशन भी है। हाउएवर यद्यपि द टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी शैल बी 75 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नेमली मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, सिक्किम। ये जो 8 स्टेट हैं, अगर कोई डीलर, गुड्स का डीलर या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, वो जो है इन 8 स्टेट में है, तो उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 75 लाख। अगर किसी पर्सन का जो गुड्स का डीलर है वो मेघालय में गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो अगर उसका टर्नओवर 75 लाख तक है, तो वो जो है एक कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पे जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि मान लीजिए ये ईयर चल रहा है कौन सा? 2020-21। अगर किसी पर्सन को 20-21 के लिए कंपोजिशन स्कीम का फायदा लेना है, तो उस पर्सन के किस टर्नओवर को देखेंगे? इसके ठीक पिछले वर्ष का 2019-20। तो 2019-20 में अगर इस पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो वो इस करंट ईयर 20-21 में कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। एज ए कंपोजिशन स्कीम डीलर बिजनेस कर सकता है। लेकिन अगर वो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम और सिक्किम में है, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट वो कितनी है? 75 लाख है। 75 लाख तक का टर्नओवर अगर पिछले साल है 19-20 में, तो 20-21 में वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। लेकिन अगर उसका टर्नओवर 75 लाख से ज़्यादा है, तो वो इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नॉर्मल डीलर की तरह ही बिजनेस कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं ये जो एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या चीज़ें शामिल होंगी और एग्रीगेट टर्नओवर में क्या चीज़ें नहीं शामिल होंगी, ये देख लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर while computing the threshold limit of rupees 1.5 crore, inclusion and exclusion from aggregate turnover as follows। क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में पिछले साल के, वो क्या होंगी? सबसे पहला इंक्लूड क्या किया जाएगा वो देखते हैं। वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, किसकी वैल्यू इंक्लूड करनी है? आउटवर्ड सप्लाईज की। किसकी? टैक्सेबल सप्लाई। जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई किसी पर्सन ने की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो सारी इंक्लूड की जाएंगी एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, सभी तरह की एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो है इंक्लूड की जाएंगे। अब एग्जेम्प्ट सप्लाईज में क्या क्या शामिल है? नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाईज, जो ऐसे सप्लाईज जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया है, इनको भी ऐड किया जाएगा। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ऐसी सप्लाई जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, उनकी सप्लाई को भी ऐड किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिन पे अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं, जीएसटी नहीं लगता है, उनकी सप्लाई अगर कोई कर रहा है प्रीवियस ईयर में, तो उस सप्लाई को भी हम क्या करेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में ऐड करेंगे। एक्सपोर्ट, किसी भी तरह का एक्सपोर्ट है गुड्स या सर्विसेज का, उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में ऐड करेंगे। और इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई किसके बीच में? बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन वुड बी एडेड टू द एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में जो डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन किन्हें कहते हैं? एक ही पैन के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी
सभी पर्सन्स को, सभी बिजनेस हाउसेस को क्या कहते हैं हम? डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स हैं जिनका बिजनेस यूपी में है और दिल्ली में है। यूपी और दिल्ली दोनों के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो बिजनेस तो मिस्टर एक्स का ही है, एक्स के ही पैन पे दोनों ही बिजनेस रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि एक पैन पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, हर रजिस्ट्रेशन हर एक जीएसटीएन के लिए पर्सन क्या कहलाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। मीन्स यूपी का जो यूनिट है और जो दिल्ली का यूनिट है वो दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन है। और अगर इन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है, गुड्स की सप्लाई होती है, तो उसे भी इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं और उसे भी एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में जोड़ेंगे। Of a person having same pen computed on all India basis. Value of outward supplies of a person having same pen computed on all India basis. जो value of supply है वो कैसे जोड़ी जाएगी? एक ही पेन पे जितने भी रजिस्ट्रेशन है उनके उनके सभी सप्लाईज को ऐड किया जाएगा। जैसे दिल्ली और यूपी में किसी पर्सन के जो दो यूनिट हैं, दोनों ही यूनिट की जो टोटल सप्लाईज है उनको ऐड किया जाएगा। मीन दिल्ली में कितनी सप्लाई है, यूपी की कितनी सप्लाई, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि क्या टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट या फिर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है या कम है। अगर 1.5 करोड़ से कम है तो वो पर्सन जो है इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकता है। किन चीज़ों को एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा? CGST, UTGST, CGST, सेसेस, यानी कि जितने SGST, UTGST, GST, सेसेस यानी जितने भी टैक्स हैं उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, ऐसी इनवर्ट सप्लाई जिस पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे कोई टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है पर्सन की, तो उस पर्सन का जिसका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं उस इनवर्ट सप्लाई को ऐड नहीं करेंगे। मीन्स सीधा सा मतलब है कि जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज हैं केवल आउटवर्ड सप्लाईज को ही एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन में, कैलकुलेशन में ऐड किया जाएगा। इनवर्ड सप्लाईज को और टैक्स के अमाउंट को एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में ऐड नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सर्विसेज की। ये तो हमने जो पढ़ा ये गुड्स के लिए था। सर्विसेज के लिए क्या है? इफ द टैक्सपेयर इज इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज, अगर कोई पर्सन सर्विसेज में सप्लाई कर रहा है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़ करके अगर कोई पर्सन कोई एनी सर्विसेज कोई अदर सर्विस सप्लाई कर रहा है, ही मे कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। जैसा कि हमने पहले कहा, रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़ करके कोई भी सर्विस अगर कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है तो वो जो है कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। इसी तरह एज ए रिजल्ट इसके कारण होता क्या है? अ मैन्युफैक्चरर or a trader supplying services is unable to opt for composition scheme even if his turnover from supply of services is very small as compared to supply of goods। कोई पर्सन ऐसा है जो मैन्युफैक्चरर है और ट्रेडर है और वो सर्विस भी सप्लाई करता है कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में जो है, लेकिन चूंकि सर्विस सप्लाई करता है इसलिए वो कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं ले सकता है एज पर रूल। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेडर है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 90 लाख का है, गुड्स का टर्नओवर, वो गुड्स की सप्लाई करता है और गुड्स की सप्लाई उसने प्रीवियस में 90 लाख की है और प्रीवियस ईयर में ही उसने केवल और केवल 2 लाख की सर्विसेज भी सप्लाई की हैं। अब ऐसा पर्सन जिसका मेजर पोर्शन टर्नओवर का केवल गुड्स का है, उसने कुछ गुड्स के कंपैरिजन में बहुत कम मात्रा में सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उस पर्सन को कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि उसने 2 लाख की सर्विसेज भी सप्लाई की हैं। अब इस पर्सन को भी गुड्स के साथ सर्विसेज सप्लाई करने पर भी कंपोजिशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि मेजर बिजनेस क्या है उसका मेजर बिजनेस है गुड्स की सप्लाई करना, ना कि सर्विसेज की सप्लाई करना। इसके लिए क्या हुआ? विद अ व्यू to enable such taxpayer to avail of benefit of composition scheme,
द रेलिवेंट प्रोविजंस हैज बीन अमेंडेड, जो रेलिवेंट प्रोविजन उसमें थे पहले उनको अमेंड किया गया, और अमेंडमेंट कब से इफेक्ट हुआ? 1 फरवरी 2019 से। However, the amendment में क्या कहा गया? One cannot one can opt for composition scheme only if the value of supply of service does not exceeds। अगर कोई कंपोजिशन स्कीम डीलर है जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है गुड्स के लिए, ठीक है, तो वो सर्विसेज भी सप्लाई कर सकता है बशर्ते कि क्या हो, इस इस नीचे दी गई अमाउंट से ज़्यादा ना हो। 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन अ स्टेट और यूटी और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंस पिछले फाइनेंशियल ईयर का के टर्नओवर का 10%, वो भी किस स्टेट के अंदर, विद इन अ स्टेट, किसी स्टेट में। इन अ फाइनेंशियल ईयर अ स्टेट, किसी स्टेट में अगर उसका टर्नओवर 10% है, उसके टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख, जो दोनों में ज़्यादा हो, उतने तक की वो सर्विस सप्लाई कर सकता है। इसे समझते हैं हम एक एग्जांपल से। राम सेवक is engaged in supply of goods. His aggregate turnover in preceding financial year is 60 lakh। एक राम सेवक हैं जो किसकी सप्लाई करते हैं? गुड्स की सप्लाई करते हैं, और पिछले साल उनका एग्रीगेट टर्नओवर क्या था? 60 लाख था। Since his aggregate turnover in preceding financial year does not exceed 1.5 करोड़, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करने के लिए किसी पर्सन के का टर्नओवर क्या होना चाहिए? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। तो इनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, सो ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन करंट ईयर। इस साल करंट ईयर में वो क्या एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए? क्यों? क्योंकि उनका टर्नओवर 60 लाख से कम है, गुड्स का टर्नओवर। फर्दर इन अ करंट फाइनेंशियल ईयर ही कैन सप्लाई सर्विसेज। अब अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ? फर्दर ही इन करंट फाइनेंशियल ही कैन सप्लाई सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज अप टू वैल्यू ऑफ नॉट एक्सीडिंग। करंट ईयर में रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़ करके कोई अदर सर्विसेज भी राम सेवक सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू फॉलोइंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, निम्न से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या है निम्नलिखित? 10% ऑफ 60 लाख, 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, हमने कहा था 10% ऑफ टर्नओवर, तो 10% टर्नओवर क्या है? 60 लाख, तो 10% ऑफ 60 लाख, ये वैल्यू क्या है? 6 लाख रुपए, और 5 लाख या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर, जो दोनों में ज्यादा है। दस ही कैन सप्लाई सर्विसेज अप टू अ वैल्यू ऑफ 6 लाख इन करंट फाइनेंशियल ईयर। If the value of services supplied exceeds ₹6 lakh, he became ineligible for composition scheme and has to opt out of has opt out of the composition scheme। Means मिस्टर राम सेवक पिछले साल का टर्नओवर इनका 60 लाख का था, तो 60 लाख का 10% 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, जो दोनों में ज्यादा है वो उतने अमाउंट तक की सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो मिस्टर राम सेवक कितना कर सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में? 6 लाख तक की सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर राम सेवक 6 लाख से ज़्यादा की सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तो उस केस में इनका जो एक कंपोजिशन स्कीम का जो बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो नॉर्मल डीलर की तरह फिर आ जाएंगे, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की तरह वो बिजनेस करेंगे आगे। मीन्स कंपोजिशन स्कीम का जो बेनिफिट है वो लैप्स हो जाएगा। तो 6 लाख तक के टर्नओवर तक ही वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि सर ये 10% का जो रूल है, यहाँ पे जो कंपोजिशन स्कीम में कहा गया है कि गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी सप्लाई की जाए। कोई गुड्स का डीलर सर्विस क्यों सप्लाई करेगा? बहुत सारे रीजन होते हैं सर्विस सप्लाई करने के। जैसे सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, ओ सॉरी, एक गुड्स का होलसेल डीलर है, उसका नाम मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स जो है गुड्स के डीलर हैं। अब उन्होंने मान लीजिए अपने कस्टमर मिस्टर वाई को 5 लाख का गुड्स सप्लाई किया, गुड्स सेल किया, ठीक है।
अब मिस्टर वाई ने ये रिक्वेस्ट की और इस 5 लाख पे उन्होंने इनवॉइस इशू की और पेमेंट कर दिया मिस्टर वाई ने। और मिस्टर वाई ने फर्दर एक रिक्वेस्ट की मिस्टर एक्स से कि आप इस गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दीजिए हमारे गोडाउन तक, मीन्स आप इसे हमारे गोडाउन तक भिजवा भी दीजिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट भी कर दीजिए। तो मिस्टर एक्स ने कहा देखिए हम आपके गोडाउन पर इस गुड्स को भेज तो देंगे, लेकिन इसके लिए जो चार्जेस होंगे, जो भाड़ा होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए जो भी चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। मिस्टर वाई ने कहा ठीक है मैं पे कर दूंगा। अब इस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को प्रोवाइड किया मिस्टर एक्स ने, 5 लाख का गुड्स जो है अपनी खुद से उन्होंने भेजा, और जो गुड्स भेजा ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए, और इस 5,000 का बिल उन्होंने अलग से मिस्टर वाई को दिया। मीन्स जो गुड्स उन्होंने परचेज किया उसकी इनवॉइस अलग है, 5,000 रुपये जो भाड़े के रूप में उनसे लिया है वो उसकी इनवॉइस अलग है। गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, ये गुड्स की सप्लाई है, और यहाँ पर क्या किया गया है, जो भाड़े के रूप में लिया गया वहाँ पे क्या किया गया है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। तो अब ये नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, होता ही है, ज़्यादातर बिजनेसमैन क्या करते हैं, गुड्स की सप्लाई, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन खुद ही कर देते हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं। अब इस केस में अब आप कहेंगे सर ये तो कंपोजिट सप्लाई, ये तो नॉर्मल लोग ऐसा करते ही करते हैं, सॉरी मिक्स सप्लाई है, कंपोजिट है मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई नहीं है, क्यों? क्योंकि मिक्स सप्लाई में हमने पढ़ा था कि मिक्स सप्लाई वो सप्लाई है जहां पर ऐसी सर्विसेज और ऐसे गुड्स को एक साथ मिक्स करके सप्लाई किया जाए और उसके लिए सिंगल इनवॉइस इशू की जाए। यहाँ पर सिंगल इनवॉइस नहीं इशू की गई है, गुड्स के लिए अलग इनवॉइस इशू की गई है और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए अलग इनवॉइस इशू की गई है। तो अब कोई डीलर जो केवल गुड्स का डीलर है इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए। इसीलिए ये जो रूल है ये लाया गया है कि कोई पर्सन अगर कंपोजिशन स्कीम में है तो वो अपने प्रीसीडिंग ईयर के टर्नओवर का 10% या ₹5 लाख जो ज़्यादा हो उतने तक की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं टू द सर्टेन लिमिट जो प्रिस्क्राइब है, जो प्रिस्क्राइब की गई है 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख विच इज हायर। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। Note: interest or discount received on deposit loan etc. will not be considered for 10% limit for of providing services by trader or manufacturer। जो ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर या डीलर है गुड्स का, जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है जो पर्सन, अगर उसे प्रीवियस ईयर में कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो इंटरेस्ट रिसीव होता है चाहे वो डिपॉजिट का हो और चाहे वो लोन पर हो, उसे कोई डिस्काउंट रिसीव होता है चाहे वो डिपॉजिट पे हो चाहे लोन पे हो, तो इस इंटरेस्ट और डिस्काउंट की अमाउंट को हम 10% के का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं लिमिट का, जो सर्विसेज की थ्रेशोल्ड लिमिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें हम 10% ऑफ टर्नओवर ले रहे हैं, उस टर्नओवर में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं करेंगे। इसे एग्जांपल समझते हैं। मिस्टर एक्स इज अ रजिस्टर्ड कंपोजिशन डीलर इन महाराष्ट्र एंड हिज टर्नओवर इन द स्टेट 2019-20 was 60 लाख। मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड कंपोजिशन डीलर है महाराष्ट्र में और उनका टर्नओवर 19-20 यानी पिछले साल कितना था, 60 लाख का था। अब इस 60 लाख में इंक्लूड क्या है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अर्न अमाउंटिंग टू ₹12 लाख। इस 60 लाख में 12 लाख का इंटरेस्ट शामिल है। मींस टर्नओवर में क्या शामिल है, इंटरेस्ट का अमाउंट शामिल है जो इन्होंने रिसीव किया था। अब आपको बताना व्हाट शैल बी द लिमिट टू सप्लाई सर्विसेज बाय द एक्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। हमें ये देखना है कि मिस्टर एक्स करंट ईयर 2021 में कितने अमाउंट का गुड्स कितने अमाउंट की सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं, किस अमाउंट तक की सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कहा इंटरेस्ट का अमाउंट शामिल नहीं होगा,
तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। मिस्टर एक्स कैन सप्लाई सर्विसेज इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 अप टू ₹5 लाख। 5 लाख कैलकुलेशन कैसे हुई है? 10% ऑफ 48 लाख। 48 लाख का 10% क्या है? 4.8 लाख। आप देखिए उनका टर्नओवर कितना था? 60 लाख, लेकिन 60 लाख में 12 लाख क्या है? इंटरेस्ट है। यानी कि हमने कहा इंटरेस्ट के अमाउंट में, इंटरेस्ट का अमाउंट अगर टर्नओवर में शामिल है तो हम उस इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे जब हम थ्रेशोल्ड लिमिट की कैलकुलेशन करेंगे सर्विस के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 12 लाख को हटा दिया, बाकी बचा 48 लाख। 48 लाख का 10% हुआ 4.8 लाख। या फिर कितना होना चाहिए? और 5 लाख, जो दोनों में ज्यादा हो, व्हिचएवर इज हायर। तो ज्यादा क्या है? 5 लाख रुपए। इसलिए मिस्टर एक्स करंट ईयर 2021 में 5 लाख तक की सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं। 5 लाख तक की सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं। सोचिए अगर इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया होता तो उन्हें जो है 60 लाख का 10% कितना होता है? 6 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए, जो दोनों में ज्यादा हो, ज्यादा क्या होता है? 6 लाख रुपए। यानी कि फिर वो 6 लाख तक की सर्विसेज पे 6 लाख तक की सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। बट क्योंकि इंटरेस्ट और डिस्काउंट को जो रिसीव किया है पिछले वित्तीय वर्ष में, उसे हम टर्नओवर में शामिल नहीं करेंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी? सर्विस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट की कैलकुलेशन जब करेंगे तो हम उस इंटरेस्ट को नहीं ऐड करेंगे। इसीलिए मिस्टर एक्स को मैक्सिमम कितने रुपए की सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं करंट ईयर में? ₹5 लाख। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफाइड रेट क्या है कंपोजिशन स्कीम डीलर के लिए, उन रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।